नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे किन चीजों के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किन किन रूल्स और किन किन प्रिकॉशंस के साथ लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? और ये लेक्चर आप लोग जानो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का चूंकि अंतिम लेक्चर है, तो इस लेक्चर के अंत में हम लोग ये भी जानेंगे कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका? तो क्रोमियम एंड कॉपर। तो क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ अलग सा चीज देखने को मिलता है, जिसको कि हम लोग एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नाम देते हैं। तो वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और क्यों होता है, इस बारे में हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। और साथ ही साथ बच्चों हम लोग ये भी जानेंगे कि ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी जो होती है, किस तरह के ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल की हम लोग बात कर रहे हैं। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल के स्टेबिलिटी की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो वो क्यों होती है, इस बारे में भी लेक्चर के अंत में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग दो तरह से लिख सकते थे। वो क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका होता था? वो एक होता था एक्सपेंडेड फॉर्म, एक होता था क्या? एक्सपेंडेड फॉर्म, और दूसरा होता था कंडेंस्ड फॉर्म। और दोनों के बारे में बच्चों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है ना? एक्सटेंडेड फॉर्म और कंडेंस्ड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो एक्सटेंडेड फॉर्म में क्या होता है, एक एग्जांपल लेकर मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार हम लोग एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं और एक बार कंडेंस्ड फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में जब लिखते हैं तो जितने भी ऑर्बिटल होते हैं एटम में, उन सारे ऑर्बिटल को यूटिलाइज करके हम लोग उन सारे ऑर्बिटल को भली भांति यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन सा 3 रूल हम लोग अपनाते हैं, बार बार इस बात पर फोकस करना जरूरी होता है कि एक तो अबाउट रूल, दूसरा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये जो एक्सटेंडेड फॉर्म में हम लोग क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ये देखो तो 17 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए हैं। 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17। ठीक है ना? और इसी बात को, यानी कि इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो नोबल गैस के रूप में लिखते हैं। तो जस्ट 17 के नीचे का नोबल गैस कौन होता है? नियॉन विथ एटॉमिक नंबर 10, एंड देन आफ्टर वी यूज 3s2 एंड 3p5। ठीक है ना? तो दोनों तरीकों से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी और कंडेंस फॉर्म में भी। और इन चीजों के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर रखा है, और उन लेक्चर्स का लिंक अगर आप लोगों को जानना हो और देखना हो तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को बिल्कुल नजर आएगी। ठीक है ना बच्चों? तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? तो आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग अब बात कर रहे हैं, आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है ना? तो यहाँ पर ध्यान से देखना, आयन दो तरह से होते हैं। आयंस कितने तरह से हो सकते हैं बच्चों? दो तरह से। एक को तो हम लोग बोल देंगे क्या? कैटायंस, और दूसरा जो होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा? एनायन। ठीक है ना? कैटायन कैसे बनता है? हाउ कैटायन विल फॉर्म? तो बच्चों बनता है कैटायन कैसे? तो आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैटायन बनेगा। और एनायन कैसे बनता है बच्चों? आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा कि निगेटिवली चार्ज होगा एनायन? तो एनायन जो होगा दैट शुड बी निगेटिवली चार्ज। सही है ना? तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। और कैटायन की बात करें तो ये जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है ना? कि कैटायन जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एनायन जो होता है बच्चों वो कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज। और ये आप लोगों को भली भांति यहाँ पर दिख भी रहा होगा। ठीक है? अब तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि कैटायन जो होगा ये इलेक्ट्रॉन लूज करके बना होगा, और एनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके बना होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है कहाँ? तो हमेशा याद रखना, ओनली इन वैलेंस ऑर्बिटल, ओनली इन वैलेंस ऑर्बिटल, या वैलेंस सेल के ऑर्बिटल का भी नाम हम लोग ले सकते हैं। यानी वैलेंस सेल किसको बोलते हैं? जो आउटर मोस्ट सेल है उसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से होता है। ठीक है ना? अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग देखो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एंड दैट इज फ्लोरीन। ठीक है? तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो अगर इसको कंडेंस फॉर्म में लिखें, क्योंकि कंडेंस फॉर्म में लिखना ज्यादा सुविधाजनक होता है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा हीलियम
और बाद में 2s2 और 2p5। अगर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को भी आप लोग देखना चाहो तो वो कुछ इस तरह से होगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन किस तरह से होगा बच्चों, वो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात करते हैं F माइनस की, ठीक है ना। F माइनस, अब यही ना आयन है, हम लोग को आयन का ही तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना था। तो F माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे F माइनस गेन करेगा तो अब क्या हो जाएगा, हीलियम, और साथ में 2s तो उतना ही रहेगा, लेकिन 2p में एक इलेक्ट्रॉन आया, क्योंकि 2s तो फुल्ली फिल्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, तो 2p में 5 था तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या बन गया बच्चों, 2p6। अब इसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये सिंपल सा एग्जाम्पल था, एक दो एग्जाम्पल और भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम लोग बात कर रहे हैं किसी और एलिमेंट की, और जो कि है मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 12, जो कि आप लोग जानते भी हो। तो 12 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है, तो इसका कंडेंस्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, नियॉन के टर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। तो नियॉन और साथ में 3s2, तो यहाँ 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम आप लोग गौर करते हो कि मैग्नीशियम जो होता है वो कैटायन बनाता है। तो मान लो Mg2+ बना, Mg2+ मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो कहां से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यही जो आप लोगों को 3s2 नजर आ रहा है ना, तो आउटर मोस्ट सेल 3s है, तो उसी का 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। और अब ये क्या बन जाएगा बच्चों, नियॉन, और यहाँ 3s2 से अब क्या बन गया, 2s 3s0, ठीक है। तो 3s0 मतलब ये खाली ऑर्बिटल होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन के हम लोगों को दिखाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग सामान्य रूप से आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो आयन ये है, ठीक है ना, ये आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम लोग ना थोड़ा सा अलग जैसे आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आयरन को लेते हैं। तो आयरन का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है, 26। तो जल्दी से बता दो, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। तो इस आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो इसका आर्गन, जस्ट इसके पीछे वाला नोबल गैस क्या होता है, आर्गन। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब आर्गन के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, तो नियमतः तो हम लोग लिखते हैं 4s2 और 3d6, ठीक है ना। तो यहां से ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन भी मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 3d6 है, ध्यान से देखना, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले तो 1 2 3 4 5 लिख देते हैं, और ये है छठा। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयन के इलेक्ट्रॉनिक, इससे जो संबंधित आयन होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल को मैं 2 अलग अलग एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। एक Fe2+, जो सामान्य रूप से बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं गलती, कि Fe2+ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहाँ जो 3d6 लिख रहा है ना, तो बच्चे वहीं से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। तो इस आधार पर जो सामान्य रूप से जो कॉमन एरर है वो क्या होता है, 4s2 और 3d4 लिख देते हैं। 4s2 3d4 लिखने पर क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ इस तरह का ऑर्बिटल हम लोगों को नजर आएगा, है कि नहीं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। लेकिन रियल में ये जो है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये सही है कि गलत है, बिल्कुल गलत है। इस तरह से आप लोग नहीं लिखोगे, ये पूरा का पूरा गलत है। सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो उसको आप लोग देखो कि सही होता है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो हमेशा आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे। यहां पर ध्यान दो कि ये 3d है और ये 4s है, तो 3d मतलब तीसरा सेल और 4s मतलब चौथा सेल। तो आउटर मोस्ट कौन कहलाएगा, आउटर मोस्ट चौथा कहलाएगा, ठीक है ना। तो चौथे सेल से हमेशा पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और अगर वो खाली हो गया तब हम लोग नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाते हैं। तो देखो Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो Fe2+ में सबसे पहले तो आर्गन हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, 4s0 होगा, यानी कि s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो 4s0 कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखेगा, और बाकी 3d6 जैसा है वैसा ही आप लोगों को नजर में आना चाहिए, ठीक है ना। तो बताओ, तो 1 2 3 4 5 6, तो कुछ इस तरह से होगा। अगर मान लो यहीं पर Fe3+, ये तो सबसे पहले मैं बात बता दूं कि ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन मान लो ऐसे ही आप लोगों को Fe3+ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, तो सबसे पहले हम लोग आयरन का लिखते हैं। तो आयरन का क्या था, 4s2
और 3d6 था ना। तो अगर हम लोगों को Fe3+ है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ s ऑर्बिटल का निकाल लेंगे। तो s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकाला तो 4s0 हो गया, लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। तो अब हम लोग 3d में जाएंगे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चों, अब हम लोग 3d में जाएंगे। तो आप बताओ 3d में 6 था तो 6 से चेंज होकर अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 3d5। तो बता दो जल्दी जल्दी कि यहाँ पर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का दिखेगा क्या। तो ये 3d5 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से नजर आएगा, ठीक है ना। तो ये भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि क्या चीज मैंने सिखाया आप लोगों को, मैंने सिखाया कि सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल से ऑर्बिटल निकाल देना है और वहीं से ही निकालना है सबसे पहले। अगर जरूरत पड़ा और भी इलेक्ट्रॉन को निकालना तब इनर सेल में हम लोग मूव करते हैं, ठीक है ना। ये मतलब नहीं है कि पहले और ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कौन करा गया, जैसे कि यहाँ पर इस वाले मैग्नीशियम वाले में देखो कि सबसे पहले, या ये फ्लोरीन वाले में देखो पहले 2s है बाद में 2p है। तो हम बाद में 2p है तो 2p से इलेक्ट्रॉन पे हम लोगों ने ऐड किया या निकाला। इसी तरह से आयरन में देखोगे तो पहले 4s है बाद में 3d है, लेकिन हम लोग निकालेंगे पहले 4s से, और 4s पूरी तरह से खाली हो जाएगा तब हम लोग 3d की तरफ मूव करते हैं ना बच्चों। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो हम लोग एक लेते हैं जैसे कि क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन। आर्गन के बाद क्या हो जाएगा बच्चों 4s2 और 3d4। तो इसके ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं मैं यहाँ पर। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर में है और 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा होगा। हम यहाँ पर 2 अलग अलग आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पूछ रहे हैं। एक मान लो Cr2+ का और एक Cr3+ का, ठीक है ना। Cr2+ और Cr3+ का जल्दी जल्दी बताओ तो क्या हो जाएगा। Cr2+ मतलब इलेक्ट्रॉन 3d से निकालोगे कि 4s है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 से, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल से मैंने आप लोगों को सिखाया है इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो 4s क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने 4s0 और 3d4 एज यूजुअल ऐसे ही दिखेगा। तो बताओ तो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखेगा, इस तरह से। और 3d4 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 दिखा। अब सिमिलरली Cr3+ है तो Cr3+ में क्या हो जाएगा बच्चों, Cr3+ को अगर ध्यान से देखो तो आर्गन तो जैसा है वैसे ही दिखेगा, 4s0 भी हो जाएगा, यानी कि s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब d से भी निकालना होगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। तो 4s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन था और 3d4 था, तो क्या करेंगे अब हम लोग d से भी निकालेंगे। s से तो निकाल लिए तो अब 1 इलेक्ट्रॉन d से भी निकालेंगे। तो बच्चों कैसा दिखेगा हम लोगों को 3d3 दिखेगा। तो अब ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखें तो 4s0 है तो उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, और 3d4 है तो यहाँ पर हम लोग 3d3 है सॉरी, तो वहां पर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चलता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि यहाँ पर पूछा जाएगा कैपिटल N अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो देखो तो Cr3+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, तो इसका आंसर होगा 3। और Cr2+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 4 1 2 3 4, तो इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पर बताओ तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्रोमियम नॉन न्यूट्रल एटम रहेगा तो यहाँ पर भी 1 2 3 और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या रोल होता है, वो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता क्या है इस बारे में हम लोग कभी और देख लेंगे। बस अभी इतना जानो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैंने क्या बताया कि मिनिमम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव, और डायमैग्नेटिक में क्या होना चाहिए, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना और बोलते चले जाना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, यहाँ पर फ्लोरीन की बात करें तो यहाँ देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फ्लोरीन डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। लेकिन F- की बात करोगे तो F- में देखो ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड by
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। मैग्नीशियम के बारे में पूछा जाता है। मैग्नीशियम में देखो कि यहाँ पर अंतिम में देखोगे तो दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों दोनों पेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस स्थिति में मैग्नीशियम जो है ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। और Mg2+ जो है यहाँ पर इसमें भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस वजह से ये भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। लेकिन आयरन की अगर हम लोग बात करें तो आयरन में आप लोग गौर से देखो, आयरन में 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आयरन जो है ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। Fe2+ में भी देखो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी सॉरी ये तो गलत ही कॉन्फ़िगरेशन ही गलत है। Fe2+ का ये कॉन्फ़िगरेशन सही है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4s0 है ना, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी तरह Fe3+ की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो Fe3+ में क्या होगा, Fe3+ में देखो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से ये भी पैरामैग्नेटिक, यानी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो वो पैरामैग्नेटिक और ऐसा सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हल्का हल्का अट्रैक्ट होगा। और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं रहा तो ऐसा सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे डायमैग्नेटिक, और ऐसा सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हल्का हल्का रिपेल होता है। ठीक है ना। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो भी कुछ है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहे। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है ना। तो उस मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n+2 और बोर मैग्नेटन। ये बोर मैग्नेटन जो होता है ना, ये यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट का। दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो होता है वो नॉन जीरो होता है। क्यों नॉन जीरो होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का? क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे रहेगा तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। जैसे कि मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, मान लेते हैं कोई सब्सटेंस है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, एंड मैनी मोर। ऐसा बहुत तरह का चांसेस हो सकता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का सीधा फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर n इंटू n+2 बोर मैग्नेटन। ठीक है ना। तो इस वाले फॉर्मूला में जल्दी से जल्दी वैल्यू पुट करते जाओ तो 1 रखो, तो n की जगह 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 3 बोर मैग्नेटन हो गया इसका आंसर। यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर किसी सब्सटेंस में रहा तो उसमें उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, रूट 3 बोर मैग्नेटन। काफी आसान है यहाँ देखो, लेकिन इसको डिक्टेटिव मैनर में बाद में भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो म्यू का वैल्यू क्या होगा, अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो यहाँ पर पुट करो 2 इंटू 2+2, तो रूट अंडर 8 बोर मैग्नेटन दिख रहा होगा। आप लोग तुरंत से कैलकुलेट कर सकते हो, मैथ्स में तो आप लोग तेज हो ही। 3n का वैल्यू 3 होगा तो n की जगह 3 पुट करो इस वाले फॉर्मूला में, तो क्या आ जाएगा बताओ, रूट अंडर 3 इंटू 5, यानी कि म्यू इज इक्वल टू रूट अंडर 15 बोर मैग्नेटन, है ना। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 रहेगी तो 4 में रूट अंडर 4 इंटू 4+2, यानी कि कितना हो गया, रूट अंडर 24 बोर मैग्नेटन। इसको सॉल्व भी कर सकते हो आप लोग। और अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो रूट अंडर 35 बोर मैग्नेटन। यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने के वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ते चले जाता है। पता नहीं गलती क्यों हो रहा है। ठीक है ना। तो ये इस तरह से बोर मैग्नेटन भी होता है। फटाफट यहाँ पे जल्दी जल्दी बताते जाओ। तो ये Cr3+ है, दिखा ना, ये Cr3+ अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो बताओ तो Cr3+ का मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 इंटू 3+2, यानी कि रूट अंडर 15 बोर मैग्नेटन, है ना। यदि Cr2+ है, इसमें देखो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, रूट अंडर 24 बोर मैग्नेटन। कैसे निकालते हैं, रूट अंडर n इंटू n+2 बोर मैग्नेटन। बोर मैग्नेटन BOHRMAGNETON, ये यूनिट जो है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, BOHRMAGNETON। ठीक है। अब इसी तरह से ये 24 यानी कि क्रोमियम न्यूट्रल रहेगा, तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, इसका भी रूट अंडर 24 बोर मैग्नेटन होगा। कैसे निकालते हैं, म्यू इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n+2 बोर मैग्नेटन। फटाफट बना। Fe3+, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे, Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, तो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, रूट अंडर 35 बोर मैग्नेटन, है ना। इसका रूट अंडर 35 बोर मैग्नेटन होगा, किसका, तो Fe3+ का।
ठीक है ना। इसी तरह Fe2+ का अगर हम लोग बात करें तो Fe2+ में आप लोग ध्यान से देखो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, √124 बोर मैग्नेटन। सही है। Fe की बात करें बच्चों तो Fe में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चूंकि 4 है तो मैग्नेटिक मोमेंट √4 × 4 + 2 यानी कि √124 बोर मैग्नेटन। ठीक है। इसी तरह से अगर F- की बात करें तो F- में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि F- में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट भी 0। ये इंपॉर्टेंट है। F में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में दिख रहा होगा यहाँ पर 1, तो इस वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, √3 बोर मैग्नेटन। ठीक है। तो ये काफी आसान है। मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट 0, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Mg2+ का भी मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए Mg और Mg2+ क्या है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो शायद आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे कैसे लिखते हैं, और इस आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम या किसी भी आयन का हम लोग पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक। और उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो कब निकाल पाओगे, जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। पहले के ऑर्बिटल का हम लोग वो ऑर्बिटल डायग्राम क्यों नहीं लिखाते हैं, वो इस वजह से क्योंकि पहले के ऑर्बिटल में हमेशा वो फुल्ली फिल्ड ही होगा, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंतिम के ऑर्बिटल में दिखाने की जरूरत महसूस होती है। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। 1 मिनट में सीख जाओगे कि ऑर्बिटल को हम लोग स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सजा सकते हैं। वो कैसे, सबसे कम स्टेबल होता है पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। के पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सबसे कम स्टेबल होते हैं। पार्शियली फिल्ड मतलब जो पूरी तरह से नहीं भरा हुआ है। उसके बाद किसका स्थान होता है, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स का। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली उससे ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी उससे थोड़ा ज्यादा, क्यों देख लेते हैं। और फुल्ली फिल्ड जो ऑर्बिटल है, फुल्ली फिल्ड ORBITALS, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है बच्चों, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, और स्टेबिलिटी का जो अंतर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ये स्टेबिलिटी का अंतर है। जैसे कि p ऑर्बिटल में हम लोग आते हैं। ठीक है। तो p ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें एग्जांपल के तौर पर, कि जैसे कि यहाँ पर देखना आप लोग ध्यान से कि ये है अपना p, फुल्ली फिल्ड का p ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा आप ही लोग बता दो। तो p6 होगा ना, 1 2 3 4 5 6। जस्ट हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें तो जस्ट हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल कैसा होगा, 1 2 3 नहीं, p3 जो होगा जस्ट हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है। और इन दोनों को छोड़कर कुछ भी होगा। इन दोनों को छोड़कर क्या क्या हो सकता है, p1 हो सकता है, p2 हो सकता है, p4 हो सकता है, p5 हो सकता है। मान लेते हैं ये p5 है। ठीक है। तो ये पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल काउंट होगा। ये क्या होगा, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। ये p3 जो है ये क्या होगा, हाफ फिल्ड। और ये p6 जो दिख रहा है ये फुल्ली फिल्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सबों का स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो इन सबों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा बच्चों, इन सबों में p6 जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, p3 से। और सिमिलरली p5 से भी कहीं ज्यादा स्टेबल होगा p3 से। सवाल मन में आता है कि जो हाफ फिल्ड, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है वो कई सारा है, p1 p2 p4 p5, इसमें कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम। तो बच्चों उसकी जरूरत नहीं होती है, ना उसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग d ऑर्बिटल में अगर चले जाएं तो d ऑर्बिटल में आप ही लोग बताओ कि मान लेते हैं कि 1 2 3 4 ये पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल है, ये हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल है 1 2 3 4, और ये फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल है। ठीक है। ये जो 1 2 3 4 5, तो बताओ तो फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, d10, जो कि आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाफ फिल्ड का क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, d5, जो कि दिख रहा होगा 1 2 3 4 5। और पार्शियली फिल्ड का क्या होगा, वो होगा कुछ भी हो सकता है, d1 d2 d3 d4 d6 d7 d8 d9, ऐसा कुछ भी। तो मान लेते हैं ये d4 है। ठीक है। तो 1 2 3 4 ये पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो बताते जाओ कि इन सबों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो एकदम आराम से हम लोग बोल सकते हैं d10 कॉन्फ़िगरेशन जो होगा कहीं ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, d5 से। और d5 जो होगा कहीं ज्यादा स्टेबल होगा d4 से। सिमिलरली कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा f ऑर्बिटल में, तो F14 सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। फिर
फिर कौन होगा बताओ, F7, और उसके बाद कुछ भी बचा यानी कि F1, F2, F1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8, 9, 10, 11, 12, 13 उनमें से कुछ भी होगा तो वो सब सबसे कम स्टेबल होगा। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्टेबल, नहीं फुल्ली फिल्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद हाफ फिल्ड और पार्शियली फिल्ड जो होता है कहीं कम स्टेबल होता है। अब सवाल आता है कि क्यों ऐसा, तो क्यों ऐसा का जवाब होता है ड्यू टू, किसके वजह से ऐसा, यानी कि यहां पर लिख दे रहा हूं मैं कि फुल्ली फिल्ड एंड पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स बिकम्स मच मोर स्टेबल। मच मोर स्टेबल करने का मतलब क्या हुआ, लेसर एनर्जी, मतलब बहुत ही कम एनर्जी का, एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। वो क्यों, ड्यू टू किसके वजह से, तो यहां पर दो वजह लिख देते हैं। ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, मतलब एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी। और दूसरा किस वजह से, ड्यू टू मोर साइमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, मोर साइमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, कि साइमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इस वजह से भी ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है। क्या, कैसा देखने को मतलब मिलता है, यानी कि ग्रेटर एनर्जी और मोर साइमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के वजह से फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होता है पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से कहीं ज्यादा स्टेबल हो जाता है। जैसे कि आप लोग गौर से देखो, ये D3 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, या D1 कॉन्फ़िगरेशन है। गौर से देखना, ये है D1। सारे ऑर्बिटल के कॉन्फ़िगरेशन को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये है अपना कौन सा, 1 2 3 4, ये है D2 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पर और भी फिगर को बना रहा हूं, और ये है अपना D4 कॉन्फ़िगरेशन। एक फिर से लिख देता हूं, तो ये है D4 कॉन्फ़िगरेशन, और सबसे लास्ट में मैंने लिख रखा है क्या चीज, D5 कॉन्फ़िगरेशन। 1 2 3 4, तो यहाँ पर ध्यान से देखो D5 कॉन्फ़िगरेशन। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी कहने का मतलब कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कितने से एक्सचेंज आप लोग कर सकते हो, किसी से भी एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसका जीरो एक्सचेंज एनर्जी होगा। ठीक है ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक्सचेंज संभव है ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, और इन दोनों को भी आपस में हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। तो बताओ, तो यहाँ पर 1 2 3 एक्सचेंज एनर्जी बना। ऐसा D3 अगर यहाँ पर बना दूं, D3 छूट गया था, 1 2 3 4, तो बताओ तो यहाँ पर कितने एक्सचेंज बनेंगे एक्सचेंज एनर्जी, तो 1 2, दो तरह से एक्सचेंज हो सकता है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को इसमें या इस इलेक्ट्रॉन को इसमें शिफ्ट कर दें। एक्सचेंज करने का मतलब कि शिफ्ट करने से कोई फर्क कॉन्फ़िगरेशन में देखने को ना मिले। D5 में बताओ तो कितना एक्सचेंज हो सकता है, तो 1 2 3 4, चार तरह से एक्सचेंज आप लोगों को देखने को मिल सकता है ना। तो बताओ तो एक्सचेंज एनर्जी बढ़ते जा रहा है ना, D1 D2 D3 D4, और सबसे ज्यादा एक्सचेंजेस किसमें देखने को मिलेगा, D5 में, लेकिन फिर D6 में घट जाएगा। ध्यान से देखना, ये D6 है अपने पास, तो D6 में 1 2 3 4, तो D6 में 1 2 3 4 5 6, तो पेयर्ड को तो अनपेयर्ड से आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। एक्सचेंज वहां पर करते हैं ना सिमिलर में, मतलब ये भी और ये भी, ये दोनों एक जैसा रहे तो एक दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो पेयर्ड को नहीं एक्सचेंज कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर सिर्फ 3 ही एक्सचेंज देखने को मिलेगा, 1 2 3, दिखा ना। इसी तरह D7 में क्या कर सकते हैं, D7 में भी 2 ही एक्सचेंज देखने को मिलेगा। D8 में एक ही एक्सचेंज, D9 में एक भी एक्सचेंज नहीं, और D10 में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं ना। D10 जो है 1 2 3 4, आप लोग गौर करो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पांचों का पांचों ऑर्बिटल में एक जैसा है, तो इसको आपस में एक दूसरे से हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे से अगर आप लोग एक्सचेंज करोगे तो कुल 10 तरह से एक्सचेंज हम लोग कर सकते हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है बच्चों, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसको मिल जाता है, D10 वाले को, यानी कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा एक्सचेंजेस और साइमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होने के वजह से D5 का कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी होता है, और बाकी पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल आपस में कहीं कम स्टेबल होता है। मतलब सबसे ज्यादा D10, यहाँ देखो ध्यान से, या यहीं पर मैंने लिखा है उसी को दिखाता हूँ। ये जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल आप लोगों को नजर आ रहा है, कौन, जैसे P6 है D10 है, तो ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल बहुत ज्यादा साइमेट्रिकल भी दिख रहा होगा, यानी कि बीच से कट करो इधर और उधर सिमिलर। वैसे ही P3 D5 में भी दिख रहा होगा, यानी कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड लगभग साइमेट्रिकल है। लेकिन पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल को साइमेट्रिकल कह सकते हैं क्या, यानी कि बीच से कट करें इधर और इधर एक जैसा, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो यही दो वजह
होता है। क्या दो वजह होता है कि एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज्यादा होता है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का, और सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का, जिस वजह से फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होता है कहीं ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से। ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग आ जाते हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? तो सबसे पहले बात करते हैं क्रोमियम की। तो क्रोमियम की अगर हम लोग बात करें तो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, यहां ध्यान से देखना। एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही तीन रूल जो अपने पास है। कौन सा तीन रूल है बच्चों? तीन रूल में सबसे पहला रूल है अपने पास अबाउस रूल, दूसरा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो उस आधार पर जब हम लोग क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बच्चों, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कंडेंस्ड फॉर्म में ही हम लोग लिखें तो क्या होना चाहिए? आर्गन, और उसके बाद 4s2 और 3d4, यही होना चाहिए। 4s2 करने का मतलब s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2, और 3d4 जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4। तो यहां पर गौर करोगे आप लोग कि 3d4 कहने का मतलब 4, और ये जो 3d4 है ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल कहलाएगा कि पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल कहलाएगा? 3d4 तो एकदम क्लियर नजर आ रहा है कि ये जो है पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल कहलाएगा, है ना, ये पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। तो बताओ तो मोर स्टेबल की लेस स्टेबल? तो ये जो हो जाएगा लेस स्टेबल हो जाएगा। लेस क्या? बहुत ही कम स्टेबल होगा ये पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से। तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? ग्रेटर स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए यहाँ जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा वो क्या होगा कि यहाँ जो s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है ना, तो वही 2 में से एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ चला जाए तो ये 3d5 हो जाएगा। 3d5 जो है ये हाफ फिल्ड हो जाएगा कि हाफ फिल्ड हो जाएगा पार्शियली फिल्ड से, और जैसे हाफ फिल्ड होगा तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का क्या होता है कि आर्गन तो रहेगा और 4s से एक इलेक्ट्रॉन उड़ के चला गया 3d4 में, तो 4s में 1 हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों? 3d5। ठीक है, तो 4s1 और साथ में क्या देखने को मिला? 3d5। तो उसी को यहाँ पर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो वो आप लोगों को कुछ इस तरह से नजर आएगा। 1 2 3 4, तो देखो 1 2 3 4 5। ठीक है ना। तो अब जो ये 3d5 कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिला ये जस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया जस्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल जैसे हुआ तो ये हाईली स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? HIGHLY ठीक है ना, ये हाईली स्टेबल हुआ। 3d5 जो हाईली स्टेबल, तो रियल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। किसका? क्रोमियम का। इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। और ऐसा सिर्फ क्रोमियम में देखने को नहीं मिलता है। जब आगे चलकर यहाँ पढ़ना सिर्फ क्रोमियम और कॉपर के लिए है, लेकिन आगे चल के जब आप लोग देखोगे तो वो सारा एलिमेंट जिसमें d4 कॉन्फ़िगरेशन होता है वो d5 बना लेता है। क्यों? क्योंकि d5 जो होता है d4 से कहीं ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं बच्चों एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। बच्चों अगर एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? मतलब सामान्य तौर पर अगर हम लोग देखें कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, सामान्य तौर मतलब क्या कि अबाउस रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला रूल अपनाते हुए अगर हम लोग देखें तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन तो अपनी जगह पर होगा, ठीक है ना। आर्गन के बाद क्या है? 4s2 और 3d9। तो 4s2 करने का मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, और 3d9 करने का मतलब कितना हो गया बच्चों कि d ऑर्बिटल में कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो ये जो 3d9 कॉन्फ़िगरेशन है ये फुल्ली फिल्ड है कि पार्शियली फिल्ड है? तो ये 3d9 जो है ये PARTIALLY पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल होगा, है ना। 3d9 क्योंकि हाफ फील्ड हुआ d5 और फुल्ली फील्ड होगा क्या? d10। लेकिन 3d9 जो है ये कैसा ऑर्बिटल कहलाएगा? ये पार्शियली फील्ड, जो कि मोर स्टेबल है कि लेस स्टेबल है? ये लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, सही ना बच्चों। इसी तरह से लेकिन रियल में यानी कि एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यहां पर लिख देता हूं
एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो वो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, तो वो होगा तुम्हारा आर्गन। और 4s से एक इलेक्ट्रॉन मान लो जंप करके 3d9 में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3d10। और जैसे 3d10 बनेगा ये हाईली स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 3d10 जो है वो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। इसी वजह से हो क्या जाता है, या 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाता है कहां पर, डी ऑर्बिटल में, जिस वजह से हम लोगों को ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन अब कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब क्या, 3d10 तो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है ना, जो कि आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। ये फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होने के वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन किया कि नहीं किया, ये जो है दिस इज फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल जो होता है आप लोग जानते ही हो, ये हाईली स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। दुनिया में हर एक चीज मोर स्टेबल होना चाहेगा या लेस स्टेबल होना चाहेगा, मोर स्टेबल होना चाहेगा। और यही वजह होता है कि कॉपर का रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नीचे 3d10 वाला होता है, ना कि 3d9 वाला। और सिर्फ कॉपर में नहीं, कॉपर तो हम लोगों को सिलेबस में पढ़ना था, वो सारा एलिमेंट जिसमें 3d9 आएगा नॉर्मली, तो वो 3d9 बगल वाले s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन लेकर 3d10 बना लेगा। इसी तरह जहां जहां F6 आएगा वो F7 बनना चाहेगा, और जहां जहां F13 आएगा वो F14 बनना चाहेगा, क्योंकि F ऑर्बिटल में हाफ फील्ड होता है 7 और फुल्ली फील्ड होता है F14। ठीक है ना बच्चों, तो ये वाला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कई सारे बेसिक चीजों को समझने के लिए। और आज कंप्लीट हो गया आपका क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अगले लेक्चर से हम लोग नए चैप्टर में की शुरुआत करेंगे। वो नया चैप्टर क्या होने वाला है वो हम लोग देख लेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, कोई भी चैप्टर जब कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों के पास बहुत सारा टारगेट और होमवर्क हो जाता है। सबसे पहला तो होता है कि कॉपी कंप्लीट होना चाहिए, कॉपी कंप्लीट, यानी कि नोट्स जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, एकदम ध्यान से देखना। दरअसल करते क्या है ना हम लोग कि 4 जनों से बात करते हैं, कोई बोलेगा अरे ये बनाए, वो बुक बनाए, ये असाइनमेंट बनाए, वो प्रोजेक्ट बनाए, तो भैया हम उतना कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक चीजों को कभी छोड़कर इधर उधर अपने आप को भटकाएंगे तो बताओ तो ये कहीं से उचित है क्या, कभी उचित नहीं है। इसलिए मेरी बात को ध्यान से समझना, एकदम सिंपल स्टूडेंट बनने की कोशिश करना, क्योंकि बेसिक मजबूत रहेगा ना तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। मान लो कोई क्वेश्चन है, एक से पेपर मैंने आप लोगों को दिया और प्रोजेक्ट में 30 क्वेश्चन है, ठीक है ना, उस 30 क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग बैठे हो और मेरे से पूछ पूछ के आप लोग 20 बनाए, बाकी 10 ही आप अपने से बनाए। और एक ऐसा हो कि 30 में से 30 आप लोग अपने से बना पा रहे हो, तो कौन सा अच्छा तरीका, टीचर से पूछ पूछ के कंप्लीट करना या फिर अपने से बना लेना। तो अपने से बनाना, उसके लिए बेसिक आप लोगों को जरूरी होता है। तो बेसिक में क्या करना है, कॉपी कंप्लीट करना है, इसमें जरा भी डेविएशन नहीं चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट एंड एक्सरसाइज दोनों, इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज जो है वो दोनों का दोनों आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये बेसिक बातों को बोल रहा है, इसको छोड़कर पढ़ाई होती ही नहीं है। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी का जितना भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज ये आप लोगों को बनाना है। इसके लिए सेपरेट कॉपी होता है, इसके लिए सेपरेट कॉपी होता है। एनसीईआरटी की कॉपी ही हम लोग अलग बनवाते हैं। क्लासरूम अगर खुला हुआ रहता तो वहां पर तो मैं चेक भी करता, लेकिन अभी आप लोगों को खुद से करना है। एक तो फेयर कॉपी होनी चाहिए जो कि नोट्स का कॉपी है, और दूसरा जो है कॉपी होता है वो एनसीईआरटी का, ये सस्ता वाला कॉपी आप लोग रख सकते हो। और इस कॉपी में क्या है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज आप लोगों ने लिखा, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसका भी इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज इसी वाले कॉपी में लिखना है। ठीक है ना, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है स्टिकर के, स्टिकर बनाना सबसे जरूरी होता है। ठीक है ना, स्टिकर का सारा क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ई सीरीज एंड एम सीरीज। ई सीरीज और एम सीरीज कहने का मतलब कि ई मतलब इंजीनियरिंग वाला जो कैंडिडेट है उनको, और एम सीरीज मतलब मेडिकल वाले जो कैंडिडेट है उनको। तो अब सवाल आता है कि सर मैं तो मैथ्स हूं तो मैं तो सिर्फ इंजीनियरिंग बनाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ई सीरीज एम सीरीज दरअसल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है एक जगह, और कोई भी बंदा आप लोगों को बोल सकता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। तो दोनों को, मैथ्स वाले ई सीरीज एम सीरीज दोनों बनाएंगे, और मैं बायो वाले भी ई सीरीज और एम सीरीज दोनों बनाएंगे। ठीक है ना, अब इसके बाद ये हुआ बेसिक कि इतना कम से कम आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं बुक्स पर। अगर बुक में अगर आप लोग आते हो तो बुक में क्या क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलता है, तो सबसे पहले एबीसी मान लो हम लोग आते हैं, तो एबीसी में सबसे पहले इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव्स, कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको आपको बनाना चाहिए। ठीक है, और कोई भी बुक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो एडवांस लेवल का असाइनमेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूं, तो वो है बुलसाई
वो जैसे भी चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं बुलसाई, तो ऑफलाइन क्लास होता था तो वो बुकलेट के रूप में आप लोगों को मिलता है, जितना भी असाइनमेंट है, बुलसाई है और आर्चीव, ठीक है ना। ये हो गया बुलसाई और दूसरा जो है आर्चीव, ठीक है ना। और इसी में इतना ज्यादा क्वेश्चन है कि इससे ज्यादा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, ना फुर्सत भी मिलने जा रहा है, क्योंकि इतना भी कर लो तो ये जो तो ब्लैक में जो लिखा हुआ है ये करना ही पड़ेगा, और इधर ब्लू में जो लिखा हुआ है ये आप लोग एडिशनली कर सकते हो, ठीक है ना। इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद अगर कुछ करना है तो दूसरे चैप्टर के लिए इतना कर लेना, तीसरे चैप्टर के लिए इतना कर लेना, क्योंकि मैं ही अभी और भी बहुत सारा होमवर्क और असाइनमेंट आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो रहने देते हैं, ऑल द बेस्ट, और जल्दी से इतना कंप्लीट करो। संडे को टेस्ट होने वाला है इसी चीज का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा, जो नए स्टूडेंट है उन लोगों को भी पूरा का पूरा करना पड़ेगा, और टेस्ट में अटेंड तो होना ही है, ठीक है ना। और अगले दिन हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे हैं वो सरप्राइज आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट, ठीक है, बाय।